हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस के आधुनिक इतिहास के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज हम 4 प्रश्न पढ़ने वाले हैं और चारों प्रश्न ये 6-6 नंबर के हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह की प्रकृति बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां बताइए, आर्थिक दोहन सिद्धांत को समझाइए और अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधार का मूल्यांकन करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारे आधुनिक इतिहास के प्रश्न हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं हमारे मध्य प्रदेश में भी और अदर स्टेट में भी, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। और ये मेरे आधुनिक इतिहास के नोट्स के टॉपिक हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है 1857 के विद्रोह की प्रकृति बताइए। फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आपको वीडियो बने उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। बहुत अच्छे तरीके से ये फ्रेम किया हुआ है। 6 नंबर में हमको लिखना है। हमेशा 1857 की क्रांति का कोई भी प्रश्न आए, आपको जो इतने सारे इतिहासकार हैं उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में अलग अलग कथन कहे हैं, तो आपको उन कथन को मेंशन करना है। उससे क्या होगा, आपका एक जो मार्क्स है वो अच्छा मिल जाएगा। तो विद्रोह की प्रकृति बताइए। तो विद्रोह की प्रकृति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो हम वही पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे आधुनिक इतिहास के नोट्स हैं जिनकी हार्ड कॉपी आपको 450 रुपीज़ में मिल जाएगी। आपके घर तक ये 450 रुपये में पहुंच जाएगी। अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं तो 450 रुपये जमा करके आप इसको ले सकते हैं। तो 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। अपन कुछ इतिहासकारों के बारे में लिख लेते हैं, जैसे कि भारतीय सेना का विद्रोह सर जॉन सीले, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध किसने ये सर जो जॉन सीले थे उन्होंने बोला है ये भारतीय सेना का विद्रोह था। LER रीज ने बोला है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था। डिज़राइली ने बोला राष्ट्रीय विद्रोह था। और सावरकर ने बोला, VD सावरकर विनायक दामोदर सावरकर हैं, इन्होंने बोला प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इस मतलब अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग नाम दिया गया है, मतलब इसकी प्रकृति को अलग अलग बताया है। अब हम लिखेंगे क्या ये स्वतंत्रता संग्राम था, इसके बारे में लिखते हैं। तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, क्योंकि इसके पहले भी कृषक जनजातियों के विद्रोह की श्रृंखला दिखाई देती है, परंतु इन अर्थों में यह प्रथम है कि यह विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों में फैला विद्रोह था। स्वतंत्रता के राष्ट्रीय तत्वों का इसमें अभाव देखा गया। तो हमने लिखा कि क्या स्वतंत्रता संग्राम था, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये लाइन लिख देना है। अब अभाव किस किस का था, किन राष्ट्रीय तत्वों का अभाव था इसमें। अखिल भारतीय स्वरूप नहीं ले पाया, सीमित विस्तार था इसका, राष्ट्रीय उद्देश्य का अभाव था, राष्ट्र निर्माण का दृष्टिकोण नहीं था और सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए थे। सामान्य वर्गों को इससे वंचित रखा गया था। सबसे मेन जो इसका असफलता का कारण भी रहा था। अब हम लास्ट में इसका निष्कर्ष लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इसका इंट्रो लिख दिया। इंट्रो में हमने 1857 के विद्रोह के इतिहासकारों के बारे में अलग अलग कथन जो दिए गए हैं वो लिख लिया। तो क्या ये स्वतंत्रता संग्राम था वो लिख लिया, फिर इसके अभाव क्या क्या रहे वो लिख लिया। अब लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, इस विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन को धक्का दिया और पुनर्गठन को अनिवार्य बना दिया। ये हम इसके निष्कर्ष में लिख लेंगे। का क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह की प्रकृति बताइए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति बताइए। तो इस प्रकार हम 6 नंबर का प्रश्न हमको केवल और केवल एक पेज में लिखना है, क्योंकि हम 10 पेज छोड़ के ही हम 15 नंबर वाला स्टार्ट करते हैं, तो हमको एक पेज में लिखना है। जैसे कि हमको निष्कर्ष के लिए सबूत नहीं मिला है तो साइड में हमको ऐसे जगह बना के फोल्डर में निष्कर्ष लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक दोहन सिद्धांत को समझाओ। चाहे आपको 6 नंबर में आए चाहे आपको 5 नंबर में आए। ऐसे देखो, हमने सबसे पहले इंट्रो दिया, फिर जो सिद्धांत है वो लिखा, स्रोत लिखे, फिर भारत को क्या हानि हुई, लास्ट में हमने इसका ये जो निष्कर्ष लिया। तो इस प्रकार से हमको पूरा आंसर क्वेश्चन फ्रेम करना है कि किस प्रकार से हम इंट्रो दे सकते हैं, फिर उसमें बीच में क्या लिख सकते हैं, फिर लास्ट में निष्कर्ष। सेम मेरे नोट्स इसी प्रकार, यही मेरे नोट्स का ही एक पेज आपको ले आती हूँ मैं। तो आप इनको ही, आपको क्या करना है, बस इनको याद करना है, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए राइट करना है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मेरे नोट्स के साथ आपको पेड ग्रुप मिलेंगे, 21 पेड ग्रुप मिलेंगे। इनमें आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कराई जाएगी 20 जुलाई के बाद, और साथ में आपको नए नए आंसर्स का कलेक्शन मिल जाएगा। यकीन मानिए एग्ज़ाम तक आपके पास इतना सारा आंसर्स का कलेक्शन हो जाएगा, इतने सारे राइटिंग कर लेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप कर पाएंगे। कोचिंग में जाते हैं आप, लाखों फीस जमा करते हैं, कोरोना का दौर चल रहा है, सब भूल जाइए। बस
अपनी इस घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आप नोट्स ले पा रहे हैं, आपकी स्थिति इतनी अच्छी है, आप नोट्स लेने का सोच रहे हैं, तो आप मेरे नोट्स परचेज़ कीजिए, पूरा पैकेज घर मंगाइए। अदरवाइज़ आप अगर पैकेज परचेज़ नहीं कर सकते हैं तो आप मैं जो वीडियो में बता रही हूँ वो आप पढ़िए। दोनों ही कंडीशन आपके हाथ हैं। तो पढ़ते हैं आर्थिक दोहन सिद्धांत। तो प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुआ भारतीय धन संपदा का विदेश गमन, जिसके बदले में भारतीयों को कुछ प्राप्त न हो, आर्थिक दोहन कहलाया। ये कब से स्टार्ट हुआ? प्लासी के युद्ध से आरंभ हुआ। इसमें भारतीय धन संपदा का कहाँ गमन हुआ? विदेश में गमन हुआ, और इसके बदले में भारतीयों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसे हम आर्थिक दोहन कहते हैं। सिद्धांत क्या होगा इसका? सिद्धांत में हम लिखेंगे, हमने पहले इंट्रो दे दिया, अब हम सिद्धांत लिखेंगे। तो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में, ये बुक है दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत में लगभग 150 करोड़ पौंड का निष्कासन हुआ, जिससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हुआ। ये उन्होंने अपनी बुक में लिखा। तो ये इसका सिद्धांत है, मतलब भारत का धन इतना ब्रिटेन में चला गया और उनको कोई लाभ नहीं हुआ। अब हम लिखेंगे इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से जाता था? तो अंग्रेज अधिकारियों के वेतन पेंशन हम भारतवासियों से ही देते थे, और वो इंग्लैंड जाता था। सरकार जितना भी ऋण लेती थी वो भी वहाँ चला जाता था, तो ये वेतन उनका स्रोत हो जाएगा। अब इससे भारत को क्या हानि हुई? इससे भारत को क्या हानि हुई? पूंजी निर्माण में कमी हुई, पूंजी निर्माण होना बंद हो गया, उत्पादन में कमी हुई, हमको कोई उत्पादन ही, अब जब पैसा ही नहीं रहेगा तो हम उत्पादन कैसे करेंगे? पैसा नहीं रहा तो बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि उद्योग धंधे चौपट हो गए। पैसा नहीं रहा तो गरीबी बढ़ी, निवेश शून्य। पैसा ही नहीं रहेगा तो हम किसी चीज़ में निवेश ही नहीं कर पाएंगे। तो आर्थिक दोहन से भारत को ये हानि हुई है। अब हम लास्ट में निष्कर्ष लिख लेंगे। इस सिद्धांत को समझ लेने से भारतीयों ने अंग्रेजों के शोषण मूल चरित्र को समझा, जिससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। ये लास्ट में हम इसके कंक्लूजन में लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने क्या लिखा? आर्थिक दोहन सिद्धांत। पहले हमने थोड़ा सा इंट्रो लिखा, फिर हमने सिद्धांत लिखा, फिर हमने उसके स्रोत लिखे, फिर भारत को इससे क्या हानि हुई वो लिखा, और फिर हमने ये इसके लास्ट में इसका कंक्लूजन लिख दिया। तो ये हमारा आर्थिक दोहन सिद्धांत कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों का। अभी हम इसको 6 नंबर में लिख रहे हैं, तो हमको 1 पेज में लिखना है। हम इसको आप 15 मार्क्स में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रो देंगे भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों का। तो औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए, मतलब उन्होंने जो अपने उपनिवेश बनाए हुए थे, भारत सहित अन्य अफ्रीकी देश जो बनाए हुए थे उन्होंने, तो उनके हितों की पूर्ति के क्रम में अंग्रेजों द्वारा अनेक सुधार किए गए। कि उन्होंने सोचा कि जब वो उपनिवेश बना रहे हैं, ये उनकी ही कॉलोनी है, तो इनमें जितना ज़्यादा इसमें खर्चा करेंगे, जितना ज़्यादा इसको डेवलप करेंगे, उनको ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए उन्होंने अनेक सुधार किए। ये सभी सुधार महिलाओं, बच्चों, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ थे। ये सभी सुधार इन सब के खिलाफ थे। अब क्या है सुधार, कौन कौन से हुए वो लिखेंगे, और लास्ट में फिर कंक्लूजन लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से मैंने आपको कुछ नहीं करना है, बस ये पढ़ना है। अभी ना तो आपको ये झंझट रहेगा कहाँ से हम इंट्रो लिखें, कहाँ से हम निष्कर्ष लिखें, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है। इसके अलावा आप अगर मेरे से नोट्स ही परचेस करते हैं, कोई क्वेश्चन आता है और आपसे नहीं बनता है जब आप पढ़ते, तो आप मेरे को बोलेंगे, वही मैं आंसर राइटिंग करके आपको आपके पेड ग्रुप में दूंगी। आपको एक बहुत अच्छा कोचिंग का माहौल मिल जाएगा हमारे पेड ग्रुप में। किस तरह का पेड ग्रुप है मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। तो एक कोचिंग का माहौल मिलेगा, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज़ में मिलेंगी, और वहाँ पे जो स्टूडेंट जो मेरे से जितने भी लोगों ने नोट्स परचेस किए, स्पेशली फुल पैकेज जो लिया है, कोई ना कोई किसी न किसी पोस्ट पे हमारी तरह है। जैसे कि कोई तहसीलदार है, और कोई नायब तहसीलदार है जो अपनी अपर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई एसआई है, कोई पुलिस में है, कोई परियोजना अधिकारी है। तो इसी प्रकार से कोई ना कोई पोस्ट पर है और उन्होंने ही मेरे नोट्स परचेस किए हैं, क्योंकि उन लोग को टाइम नहीं मिल पाता है कि वो नोट्स लिख पाएँ। तो आपको भी अगर बिल्कुल, और मोस्टली मेरी जो ख़ास जो हैं वो हैं हाउस वाइफ। उन लोगों में इतना ज़्यादा जुनून है, मैंने देखा है। और उन लोगों के बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बेबी हैं, उनको संभालना पड़ता है। उसके बाद भी प्रीलिम्स में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और वो उसकी तैयारी कर रही हैं, मेंस की तैयारी कर रही हैं। उनके पास उनकी इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं है कि वो अपने हस्बैंड से पैसे ले सकें।
फिर भी वो लोग मेहनत कर रही हैं, जैसे तैसे करके उन्होंने नोट्स भी लिया है और अपना मेहनत कर रही हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है जो घर में रहते हैं और केवल उनको पढ़ना है, और जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि वो इस चीज़ का मतलब लुत्फ़ उठाएं और बहुत ज़्यादा मेहनत करें और अपना अधिकारी ये सोचें कि हमको अधिकारी बनना ही बनना है। तो उन लोगों को तो मैं सैल्यूट करती हूँ, जितनी भी लेडीज़ हैं, बहुत सारी हैं। कुछ के तो मुझे नाम बहुत सारे, कोई एक प्रतीक्षा करके हैं, निकिता करके हैं, और संगीता करके हैं। ऐसे बहुत सारी हैं। जो प्रिया है, एक प्रिया नाम की लड़की है जो गुजरात में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाउसवाइफ हैं और अपनी तैयारी कर, एक नेहा है, उन्होंने अभी लास्ट कुछ दिनों में ही पूरा पैकेज मंगाया हुआ है और उनकी छोटा सा बच्चा है, उसके बाद भी उनमें इतना जुनून है कि नहीं, हमको कुछ करना है और हमको अधिकारी बनना है। उनकी शादी अर्ली एज में कर दी गई है। तो आप लोग सब मतलब उन लोग आप लोगों के लिए मिसाल हैं, सभी के लिए मिसाल हैं, वो जो इस कंडीशन में भी इतना जुनून रखती हैं और आगे बढ़ने की चाहत रखती हैं। तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये सुन के प्लीज़ जाग जाइए और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप नोट्स ले सकते हैं तो ये नोट्स लीजिए और इनको लिखिए, बार बार राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। और अगर थोड़ी बहुत भी कंडीशन ख़राब है और आप हाउसवाइफ हैं तो मेरे से जितना डिस्काउंट हो पाएगा नोट्स में, जितना भी हो पाएगा मैं आपको कर दूंगी। बस आप अपना पढ़ाई कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आए आपको लिखने में, आंसर राइटिंग में, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके सभी पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सअप में आपका जवाब दे दूँगी। तो किस तरीके से क्या होता है, हमारे पास आंसर होता है और हम कुछ लिखना होता है तो हम तुरंत लिख देते हैं। हम क्योंकि हमको पता है यार, हमने वहाँ पे राइटिंग इस आंसर्स को हमने फ्रेम किया हुआ था। लेकिन एकदम से हम जो वर्डन भारी भारी नोट्स पढ़ ले और फिर हमसे बोले कोई आंसर राइटिंग कर दो, तो हमको वो राइटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि हमको पता ही नहीं रहता यार इंट्रो कहाँ से दें, उसकी विषय वस्तु कहाँ से दें, निष्कर्ष कहाँ से दें। तो हमको वो सभी को हमको इतना सारा आंसर्स का कलेक्शन कर लेना है कि यार कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको सॉल्व कर पाएँ। औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों द्वारा अनेक सुधार किए गए। ये सभी सुधार महिलाओं, बच्चों, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ थे। तो सुधार कौन कौन से किए, एक पेज में लिखना है तो हमको उतना ही लिखेंगे। नंबर 1, 1833 में दास प्रथा की समाप्ति। नंबर 2, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। 1929 में सती प्रथा उन्मूलन। 1872 में मैरिज एक्ट। प्रारंभ में अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ किए सुधार जहां अनेक मानवीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं, वही बाद के वर्षों में औपनिवेशिक मानसिकता के साथ ईसाई मिशनरियों ने भारतीय समाज में अनावश्यक बुराई प्रारंभ कर दी। परंतु इन सुधारों ने एक श्रृंखला आरंभ कर दी। मतलब प्रारंभ में जो किए गए थे वो मानवीय दृष्टिकोण के थे, लेकिन बाद के जो वर्षों में थे वो ईसाई मिशनरियों ने की थे अपने भारत में बुराइयां फैलाने के लिए, अपने धर्म के खिलाफ और उनके धर्म की तारीफ के लिए। तो ये इसी से लड़ाइयाँ हुई थी, इसी से ही आंदोलन पैदा हुए थे। तो इस प्रकार से हम भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किए गए ये सुधार लिख सकते हैं। इंट्रो दे दिया, सुधार लिख दिया और निष्कर्ष लिख दिया। अब हम लिखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की क्या कमियाँ रही हैं। देखिए हमने इसको पूरा एक पेज में, पहले हम इंट्रो लिख लेंगे, कब पारित हुआ, क्या हुआ, किसके द्वारा हुआ, फिर उसकी पूरी कमियां लिख देंगे और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। ये हमको पूरा अपना फ्रेम करना है, इंट्रो, विषय वस्तु और निष्कर्ष। ये तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, 1773 में। किसके, इसी के द्वारा, भारत में अंग्रेजों द्वारा विधानों की श्रृंखला, विधान मतलब कानून, तो विधानों की श्रृंखला आरंभ हुई। किसके द्वारा हुआ, बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स द्वारा हुआ स्टार्ट। अब इसमें कमियां कौन कौन सी थी, तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी कानून थोपने का प्रयास किया गया, मतलब भारतीयों पर अंग्रेज कानून थोपे गए। निश्चित कानून की व्यवस्था नहीं की गई, कोई एक पर्टिकुलर निश्चित कानून नहीं बनाया गया। मुंबई और मद्रास गवर्नर को पर्याप्त शक्ति नहीं दी गई, मुंबई और मद्रास के गवर्नर को पर्याप्त पावर नहीं दी थी। उच्चतम न्यायालय की निश्चित कार्य का कोई उल्लेख नहीं था कि कोई उनके क्या निश्चित कार्य है, क्या कार्य है, कोई मेंशन नहीं था। काउंसिल के सदस्यों को निश्चित कार्य क्षेत्र का उल्लेख नहीं था, तो काउंसिल के परिषद के सदस्य हैं, उनको एक निश्चित कार्य का उल्लेख नहीं था। परंतु उपरोक्त कमियों के साथ, हम अपने निष्कर्ष लिखेंगे, परंतु उपरोक्त कमियों के साथ यह पहला कानून था जिसने कंपनी शासन पर संसद के नियंत्रण की शुरुआत की। यह ब्रिटिश अधिकृत भारत का पहला संविधान बना। क्या हुआ, यह ब्रिटिश अधिकृत भारत का पहला संविधान बना। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं। तो हमारा इस प्रकार से ये
पूरा जो है टॉपिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये अपने ये 4 आंसर्स कंप्लीट किए 4 पेजेस में, मतलब 6-6 नंबर के थे। तो हमने जहाँ पे हमको फ्लो चार्ट बनाना है वहाँ हमको फ्लो चार्ट बनाना है, जहाँ हमको पॉइंट लिखना है वहाँ हमको पॉइंट। फ्रेंड्स, ये मेरा निबंध का ग्रुप है, यहाँ पे हर वीक निबंध दिया जाएगा। आज मैं इसको 2020 के सिलेबस का आज एक कोई भी निबंध का टॉपिक मैं आज इस ग्रुप में देने वाली हूँ। तो आप अगर इस पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। इसकी फ़ीस 350 रुपये। यहाँ पे भी आपको निबंध का कलेक्शन दिया जाएगा। और ये जो निबंध का पेड ग्रुप है ये आपका 2021 के मेंस तक रहेगा। तो आप इससे जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं और पेमेंट करते ही आपको ये निबंध मिल जाएंगे। इसमें आपका जो करंट है, प्रवासी मजदूर, कोरोना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इंडिया बनाम भारत, ये मिल जाएंगे। और ये इस प्रकार से आपको ये कुछ ये बुक्स जैसे कि आपको हार्ड कॉपी पहुंचेगी, इसी प्रकार से बाइंडिंग हार्ड कॉपी आपको पहुंचेगा। और इसका जो पूरा पैकेज है ये 8500 रुपये का है। सॉफ्ट कॉपी अब अवेलेबल नहीं है, हार्ड कॉपी में ही मिलेगा। 8500 रुपये इसकी प्राइस है। अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर भी रहते हैं तो भी ये पैकेज पहुंच जाएगा। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में, राजस्थान के बीकानेर में, गुजरात का जामनगर में गया है, ये तमिलनाडु में गया है, कोई धर्मानगर तमिलनाडु का वहाँ पे। तो ये पैकेज आपको आउट ऑफ एमपी भी आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी रहते हो आपको ये स्पीड पोस्ट द्वारा मिल जाएगा। और स्पीड पोस्ट सुविधा चालू है। सभी जो प्रश्न रहेंगे, सभी जो टॉपिक जो नोट्स हैं वो प्रश्न उत्तर श्रृंखला में है। बिकॉज टॉपिक वाइज आपको कहीं भी मिल जाए। अगर आपको टॉपिक वाइज नोट्स लेना है तो आप संजय सर निर्माण IAS की बुक प्रेफर कीजिए, बेस्ट है वो। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में लेना है तो आप मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। आपको केवल बस इनको पढ़ना है। ये 21 पेड ग्रुप आपको मिलेंगे। इन 21 पेड ग्रुप में ही आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी और टेस्ट सीरीज़ के साथ में आपको और नए नए करंट टॉपिक भी कवर कराए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।